हेलो, जय हिंद, नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टाफ आईएएस। मेरा नाम है पीयूष एंड आई वेलकम यू ऑल टू द करंट अफेयर्स स्पेशल सीरीज। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं तक 30 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर इकोनॉमी पार्ट ऑफ द सिलेबस, और ये जो रिलेट करेंगे क्वेश्चंस ये होंगे आपके करंट अफेयर्स बेस्ड ऑफ द पास्ट 1.5 ईयर्स। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल जो है विच वी गोइंग टू टेक इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सिक्योरिटाइजेशन। तो 4 स्टेटमेंट्स हैं एंड आपको बताना है कि इसमें से कितनी स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। ओनली 1, ओनली 3, ऑल 4 या फिर नन। चलिए, आई होप आप लोग पॉज करके भी वीडियो को आंसर कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है? सिक्योरिटाइजेशन इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग इलिक्विड एसेट्स सच एज लोन्स इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटीज। जो ठीक है, हम बोल सकते हैं कि सिक्योरिटाइजेशन की डेफिनेशन ही ये होती है। सेकंड स्टेटमेंट जो है आपका क्या कह रहा है? इन सिक्योरिटाइजेशन स्पेशल पर्पस व्हीकल और ट्रस्ट परचेजेस लोन्स फ्रॉम अ लेंडर। एब्सोल्युटली राइट, ये फंक्शनिंग का मैकेनिज्म होता है। थर्ड, एसपीवी इशूज पीटीसीज टू इन्वेस्टर्स ग्रांटिंग देम राइट टू रिसीव लोन रीपेमेंट्स। यस, एब्सोल्युटली, अभी डिस्कस करेंगे इसको। तीसरा भी करेक्ट है। फोर्थ, बोरोवर्स ईएमआई पेमेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोपोर्शनेटली अमंग पीटीसी होल्डर्स बाय द लेंडर। यहाँ पे एक्चुअली एसपीवी इन्वॉल्व होता है एंड नॉट डायरेक्टली बाय द लेंडर। ठीक है, तो ये चौथी स्टेटमेंट जो है, सॉरी, ये इसको हम गलत मार्क करेंगे। फोर्थ विल बी इनकरेक्ट। राइट, सो 3 करेक्ट है, आंसर विल बी ऑप्शन बी। 3 स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट है। चलिए फटाफट देखते हैं इसको। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वर करेक्ट है ना। सिक्योरिटाइजेशन जो है क्या प्रोसेस है? देखो, अगर मान लो कि मैंने किसी बैंक से लोन उठाया, अब मैंने लोन उठा लिया, बैंक ने मुझे लोन दे दिया, ठीक है, लेकिन अगर मान लो उस लोन की मैंने किस्तें बैंक को देनी है, तो बैंक क्या करेगा? मुझसे जो उसने मुझे जो लोन दिया है वो आगे किसी थर्ड पार्टी को, मतलब उसका जो एक तरीके से आप कह लो कि उसको इलिक्विड, मतलब बैंक ने लोन दे दिया, अब उसके पास वो पैसा नहीं है, वो उसको लिक्विड, इलिक्विड से लिक्विड कैसे बनाएगा? कि वो किसी थर्ड पार्टी, यानी कि किसी आप कह सकते हो कि एसपीवी को, स्पेशल पर्पस व्हीकल को, ट्रस्ट को, वो लोन का आगे हैंडओवर कर देगा, उसको सुपुर्द कर देगा। मैं जो हूं, मेरे ईएमआई जो वापस पे होंगे वो उसी को पे होंगे। किसको? जो बीच में एसपीवी इन्वॉल्व होगा, और वो आगे उस पैसे को यूज कर सकता है। गेटिंग दिस पॉइंट? तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है, तो चौथा स्टेटमेंट गलत था कि इट इज दी स्पेशल पर्पस व्हीकल नॉट द ओरिजिनल लेंडर दैट डिस्ट्रीब्यूट्स बोरोवर्स ईएमआई पेमेंट्स टू पीटीसी होल्डर्स। ठीक है, ये पीटीसी जो है इट इज ये एक सिक्योरिटाइजेशन के तहत ही काम किया जा रहा है। तो इसको फर्दर अगर एक बार फटाफट देख लेते हैं, पीटीसी क्या है? अ प्रोसेस इट बिगिंस व्हेन अ लेंडर सच एज अ बैंक और अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जिसने उधार में दिया है पैसा, it sells a pool of its loans to a SPV or a trust. This SPV then becomes the legal owner of these loans, कि उसके जो मैं कह रहा था सुपुर्द कर दिया। ठीक है बच्चे, then the SPV issues pass through certificates to investors जो effectively entitled हो जाते हैं to receive the repayment made by the borrower to these loans। तो जैसे ही borrower EMIs अपना वापस पे करेगा, EMIs पे करेगा, तो एसपीवी जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देगी इन पेमेंट्स को प्रोपोर्शनेटली टू द पीटीसी होल्डर्स। ठीक है, सो एंटायर प्रोसेस इज नोन एज सिक्योरिटाइजेशन, कन्वर्टिंग इलिक्विड लोन्स टू मार्केटेबल सिक्योरिटीज। राइट, चलिए, सो ये वर्क कैसे करता है? देखो, ये आ गया ओरिजिनेटर बैंक हो गया, स्पेशल पर्पस व्हीकल बीच में इन्वॉल्व हो गया, एसपीवी जिसको हम बोल रहे थे, फिर इन्वेस्टर आ गया जिसने परचेज किया, जो पीटीसी होल्डर है यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, और इसी के पास जो है ये ईएमआई वापस जाएंगी, है ना, जिससे इसकी क्रेडिट एनहांसमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेजर आपने ये ऊपर वाला पार्ट जो है, ये दिस इज द वन, ये इतना पार्ट में हमारी ओवरऑल जो यहाँ पे आप कह लो कि वर्किंग या सिक्योरिटाइजेशन होता कैसे है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, ग्रेट। सो आई बिलीव दिस मच इज क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 2 पे। Recently, the Union Agriculture and Farmers Welfare Ministry announced the development of 2 genome-edited rice varieties. Consider the following statements in this context. Pehla, the 2 new varieties are not genetically modified. Second, these varieties are exempt from the biosafety regulation outlined in the Rule 711 of the 1989 Environment Protection Act. And third, IARI and IRRI have developed these varieties. तो इसमें से आपको क्या लगता है कौन सी स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं? 1, 2, 3, 2 and 3 या फिर 1, 2 and 3? हाँ जी बच्चे, चलिए देखिए, जो रिसेंटली ये नए वेराइटीज के बारे में बात यहाँ पे की जा रही है, दे एक्चुअली आर नॉट जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट जो है ये सही हो जाएगी। सेकंड, दे आर ऑल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम दीज रूल्स। यस, दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम दीज रूल्स सिंस दे आर नॉट जेनेटिकली मॉडिफाइड। तीसरा, कि IRI और IRRI ने डेवलप किया है। यस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट कि जिनोम एडिटिव वेराइटीज जो है इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज हैदराबाद एंड IARI न्यू दिल्ली ने इसको डेवलप किया है, तो थर्ड भी करेक्ट है, विच मीन्स करेक्ट का आंसर क्या हो जाएगा हमारा?
1, 2 and 3, राइट. सो दीज आर 3 एक्सप्लेनेशन, इसको आप देख सकते हैं. चलिए, देन फर्दर, varieties incorporate no foreign DNA and hence they are not genetically modified. क्यों बोल रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है? क्योंकि कोई भी फॉरेन डीएनए इसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, राइट. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट. ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3. हाँ जी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑरेंज इकोनॉमी. अब इसके संदर्भ में यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हैं क्या बोल रही हैं. फर्स्ट, ऑरेंज इकोनॉमी प्राइमरली फोकसेस ऑन टैंजिबल गुड्स एंड सर्विसेज एम्फसाइजिंग देयर फिजिकल एट्रीब्यूट्स एंड प्रोडक्शन प्रोसेसेस. ओके, ये स्टेटमेंट देखो यहाँ पे गलत हो जाएगी. ये सिर्फ इन पे फोकस नहीं कर रहा, ये टैंजिबल पे नहीं, ये रादर जो है आपका क्रिएटिव इकोनॉमी. हम ऑरेंज इकोनॉमी को किस और दूसरे नाम से जानते हैं, वी कॉल इट एज द क्रिएटिव इकोनॉमी. तो ये बोलना गलत हो जाएगा, फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा. सेकंड, UNCTAD defines orange economy as a static concept based on traditional industries. Actually, it is not a static concept. It is rather, I would say, an evolving concept, making statement 2 also incorrect. ठीक है. Third, creative industries including advertising, architecture, design, etc. are integral to orange economy. Yes, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड करेक्ट हो जाएगा. चौथा, the orange economy's core value lies in intellectual property generated by creativity and expertise of the individuals. Yes, that is also correct. So पूछा क्या है? Correct पूछा है 3 and 4. Answer becomes option B. Right? चलिए, तो इसको आप एक बार देख लीजिए. सो ऑरेंज इकोनॉमी, ऑल्सो नोन एज क्रिएटिव इकोनॉमी, क्रिएट्स गुड्स एंड सर्विसेज विद इंटेलेक्चुअल वैल्यू डिराइव्ड फ्रॉम द आइडियाज एंड एक्सपर्टीज ऑफ देयर क्रिएटर्स, है ना. और UNCTAD क्या बोलता है कि ये एक इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है, बिल्ड्स ऑन द इंटरप्ले बिटवीन ह्यूमन क्रिएटिविटी, आइडियाज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो ये सारे फील्ड्स यहाँ मेंशन कर रखे हैं, ये आपके ऑरेंज इकोनॉमी या क्रिएटिव इकोनॉमी का हिस्सा हो जाएंगे. ठीक है, चलिए. देन एट द वेव समिट इन मुंबई, PM स्पॉटलाइटेड ऑन द इंडिया बिकमिंग इंडियाज बूमिंग ऑरेंज इकोनॉमी एंड अर्ज्ड आवर यूथ टू राइड दिस क्रिएटिव वेव. और ये सारे उसके आपके सामने एग्जाम्पल जो है वो लिख रखे हैं. ऑलराइट, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे. हाँ जी बच्चे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द विजिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट. अब 4 स्टेटमेंट्स आपको बताना है कौन सी करेक्ट है. आप लोग पॉज कर सकते हैं वीडियो और आंसर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में. चलिए, इट इज इंडियाज फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर पोर्ट लोकेटेड इन केरला. यस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, रिसेंटली इनॉग्रेटेड. Second, the port is developed by Adani Group under the landlord model based on the PPP. Yes, that is also correct. इसी मॉडल के तहत PPP पार्टनरशिप में सरकार के साथ डेवलप किया जा रहा है. Third, designed exclusively for container transshipment, it won't handle break bulk cargo. देखो ऐसा नहीं है, it will also handle, it will be multi-purpose, it will be handling, it will be having transshipment, it will also handle multi break cargo. तो ये बोलना कि ये नहीं करेगा, इसको हैंडल गलत हो जाएगा. चौथा, it is strategically located near the major shipping port route that links the Persian Gulf with the Americas. Persian Gulf यूरोप एंड ईस्ट एशिया को कनेक्ट कर रहा है, ये अमेरिकाज के साथ कनेक्टिविटी नहीं दे रहा, तो चौथा गलत है. तो करेक्ट में हम बोल देंगे 3. आंसर विल बी ऑप्शन, एक मिनट सर, 2 गलत हुए ना. हाँ, तो B, 2, ओनली 2 आर करेक्ट. ठीक है, 2 सही है. चलिए, सो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, थर्ड इनकरेक्ट था कि प्राइमरली डिजाइन टू फॉर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट, इट विल आल्सो हैंडल मल्टीपर्पज एंड ब्रेक बल्क कार्गो. एक बात. दूसरी बात कि इसका जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, मैं दिखा भी देता हूं आपको, इज क्लोज टू द ईस्ट वेस्ट इंटरनेशनल शिपिंग रूट कनेक्टिंग यूरोप, पर्शियन गल्फ, ईस्ट एशिया एंड नॉट द अमेरिकाज, नॉट कनेक्टिंग द अमेरिकाज. राइट, सो दिस इज द इंटरनेशनल सी पोर्ट विजिंगम, है ना. और ये देखो, इसका अगर आप यहाँ रास्ता देखते हो, दिस इज हाउ इट इज कनेक्टिंग दीज एरियाज. तो यूरोप के तरफ को है, लेकिन नॉट कंटेनिंग और नॉट लीडिंग अप टू दी अमेरिकन कॉन्टिनेंट. राइट, तो ये आपको यहाँ पे लोकेशन दिखाई पड़ रही है, विजिंगम पोर्ट. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं. हाँ जी बच्चे, क्या बोल रहे हैं 5वां सवाल. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सनराइज सेक्टर्स इन इंडिया. सो 4 स्टेटमेंट्स हैं, पढ़िए फटाफट, शाबाश, और बताइए कौन सी करेक्ट लग रही है. टाइपोलॉजी कौन सा है, करेक्ट ही पूछा है. Sunrise sectors are characterized by rapid growth and significant potential for future economic development. Yes, they are. That is why called sunrise only. Second, Government of India has identified 14 sunrise sectors to boost manufacturing and increasing GDP and aims to increase the sector's contribution from 12 to 25% in the coming decades.
ओके यहाँ पे देखो, यहाँ पे फैक्चुअली थोड़ा सा ये इनकरेक्ट है। ये जीडीपी हम लोग टारगेट कर रहे हैं टिल 23%। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, इसलिए ये गलत हो जाएगी। थर्ड, द पीएलआई स्कीम इज एक्सक्लूसिवली डिजाइन टू प्रमोट सनराइज सेक्टर्स विद हाई एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल एक्सक्लूडिंग लेबर इंटेंसिव। नो, इट डज नॉट एक्सक्लूड। इसको भी बीच में ये क्या करता है, इट ऑल्सो includes it. So third will be incorrect. Fourth, semiconductors, renewables, medical devices are among the sectors recognized by the Indian government as sunrise sectors. Yes, that is correct. चौथा सही है, तो पहला और चौथा सही है, आंसर बन जाएगा ओनली टू, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है बच्चे, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट डायरेक्टली परसूड बाय द केवीआईसी एज आउटलाइन इन द केवीआईसी एक्ट 1956। हाँ जी, अब केवीआईसी न्यूज में रहा है, और आप बताइए इसमें क्या लगता है आपको कि कौन सा जो है वो ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली परसू नहीं करता है केवीआईसी। हाँ जी बच्चे, चलिए यहाँ पे देखिए, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज, यस इट इज वन ऑफ दोज ऑब्जेक्टिव्स, तो ये नहीं हो सकता आंसर। फैसिलिटेटिंग प्रोडक्शन सेल ऑफ मार्केटेबल गुड्स, ऑफ कोर्स इट डज, ये भी नहीं है इसका आंसर कि ये मतलब ये भी ऑब्जेक्टिव्स का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है एज अ पार्ट ऑफ द केवीआईसी एक्ट। थर्ड, प्रमोटिंग, और सी ऑप्शन सी, प्रमोटिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल टेक्निक्स इन रूरल एरियाज। यस, ये देखो ऑल्दो इनडायरेक्टली इस चीज को करता है प्रमोट, लेकिन डायरेक्टली स्टेटेड ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो इसलिए आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन सी, राइट। सो इट्स कोर ऑब्जेक्टिव्स आर सोशल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट थ्रू ट्रेडिशनल मीन्स लाइक खादी प्रोडक्शन, बट indirectly contributing to modernizing these industries। ठीक है बच्चे, इसलिए मोस्ट प्लॉजिबल आंसर वहां पे बनता है ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। The stellar model recently launched in India is primarily focused on which of the following aspects of the power sector? हाँ जी, so stellar model क्या है? State of the art, totally indigenously developed resource adequacy model, इलेक्ट्रिसिटी पावर सेक्टर में, लेकिन पावर के कौन से सब कंपोनेंट्स का डील करता है आपको ये आइडेंटिफाई करना है। सो हेयर इट इज बेसिकली डीलिंग विद इंटीग्रेटिंग प्लानिंग ऑफ पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड द रिस्पॉन्स टू द डिमांड बाय द पीपल। सो सी विल बी द आंसर। ठीक है, तो ये स्टेलर मॉडल क्या है, मैं जो बता रहा था आपको, स्टेट ऑफ द आर्ट, टोटली इंडिजिनसली डेवलप्ड रिसोर्स एडिक्वेसी मॉडल, स्टेलर मॉडल, a software tool designed for integrated resource planning in the power sector, focusing on optimizing generation, transmission, storage, demand response to ensure resource adequacy and system stability, कि हमारे जो ग्रिड है वो प्रॉपरली सप्लाई कर पाए, ऑफ ग्रिड वालों को भी यूटिलाइज कर पाए, एंड एनर्जी की डिमांड जो है वो पूरी हो पाए एज पर द डिमांड, सप्लाई पूरी हो पाए एज पर द डिमांड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। हाँ जी बच्चे, The electronics component manufacturing scheme launched by METI primarily focuses on which of the following? हाँ जी, चार ऑप्शंस हैं, बताइए यहाँ पे क्या लगता है क्या आंसर होगा। फर्स्ट, प्रमोटिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लाइक ट्रांजिस्टर्स एंड आईसीज। ओके, प्राइमरली फोकसेस ऑन, नहीं फर्स्ट नहीं है, दिस इज नॉट द मेन फोकस। सेकंड, डीपनिंग डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन इन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बाय लोकलाइजिंग कोर पैसिव कंपोनेंट्स। ठीक है, ये लग रहा है, देखते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में सारे ऑप्शंस को एग्जॉस्ट करना जरूरी होता है। सी, प्रोवाइडिंग सब्सिडीज फॉर इंपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। नो, ऐसा कुछ नहीं है। डी, एनकरेजिंग द एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स टू एनहांस इंडियाज प्रेजेंस इन ग्लोबल मार्केट। नॉट प्राइमरली, सो आंसर बिकम्स ऑप्शन बी टू क्वेश्चन नंबर 8। कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम की बात करें, डिजाइन टू बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, कनेक्टर्स एक्सेट्रा, एंड एम्स टू रिड्यूस रिलायंस ऑन इंपोर्ट्स, एनहांस इंडियाज कैपेबिलिटीज इन दिस सेगमेंट। कि आप कह सकते हो कि इसमें जो हमारा पूरा का पूरा आत्मनिर्भर भारत वाला थॉट प्रोसेस है वो काम कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर इनिशिएटिव। पहला, इट इज अ ग्लोबल पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म एम्ड एट एड्रेसिंग स्किल्स गैप एंड प्रमोटिंग पार्टनरशिप्स। हाँ जी, क्या लगता है सही है? अब यहाँ पे देखो, बाकी तो सारा सही है, लेकिन ये ग्लोबल लेवल पे नहीं है, हमने इसको अपने नेशनल लेवल पे किया है, तो दिस इज एट द नेशनल इंडिया लेवल, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। सेकंड,
The initiative focuses on equipping India's youth for future job markets, particularly in sectors like AI, robotics, and renewable energy. Yes, that is fine to make our workforce ready for these things. Third, it was launched by MSDE, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, in partnership with UNESCO. So यहाँ पे पार्टनरशिप देखो यूनेस्को के साथ नहीं है, एक्चुअली MSDE, एंड इट हैज़ बीन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. तो तीसरा हो गया गलत. ठीक है. चौथा, वन ऑफ द प्राइमरी एम्स ऑफ द इनिशिएटिव्स टू मोबिलाइज इन्वेस्टमेंट्स इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग. यस, दैट इज फाइन, लाइफ लॉन्ग लर्निंग. तो 2 करेक्ट है. आंसर बन गया ये ऑप्शन बी. ठीक है बच्चे, चलिए. सो ये हमने देख लिया है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा पीडीएफ में. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. हाँ जी. सो रिगार्डिंग प्रोफेशनल टैक्स इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? फर्स्ट, इट इज अ डायरेक्ट टैक्स लेवीड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. यस, इट इज इंडीड. तो ये इनकरेक्ट नहीं है, बाहर. मैक्सिमम अमाउंट कैन बी लेवीड इज कैप्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. यस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. ये आपका कैप्ड है, तो ये भी गलत हो जाएगा. थर्ड, इट इज लेवीड ऑन इंडिविजुअल अर्निंग इनकम, सैलरी, बिजनेसेस और प्रोफेशन. यस, ये भी करेक्ट है. तो इनकरेक्ट पूछा नहीं है, बच गया सिर्फ डी. सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइंस द टैक्स स्लैब फॉर प्रोफेशनल टैक्सेस फॉर ऑल स्टेट्स. ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि इसमें जो है केंद्र के पास सारी पावर नहीं है. ठीक है. So it is levied by the state governments and each state has the authority to determine its own tax slabs. However, संविधान की तरफ से मैक्सिमम लिमिट जो है वो रखी गई है, जिसके बियॉन्ड आप ये चार्ज नहीं कर सकते. ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024. हाँ जी. फर्स्ट, द रिपोर्ट इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ सीसा, सर्टिन एंड सर्टफिन. ओके. सेकंड, report focuses on strengthening cybersecurity within India's manufacturing sector. Third, a key finding of the report is increasing trend of business email compromise (BEC) and phishing attacks. And fourth, it highlights the rise in vulnerabilities within organizations due to inadequate cloud configurations and insufficient security controls. So how many of these are correct? हाँ जी बच्चे, question number 11. Please mark your answers. चलिए देखिए, पहली स्टेटमेंट जो है सीसा, सर्टेन एंड सर्टफिन, यस, इसके द्वारा ही डेवलप किया गया है, सैटिस्फाइंग फैक्चुअल स्टेटमेंट है. सेकंड, फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग साइबर सिक्योरिटी विद इन इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. ये गलत है एक्चुअली. ये फोकस जो है बोस्टिंग साइबर सिक्योरिटी डिफेंसेस विद इन इंडियाज बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर एंड नॉट जस्ट मैन्युफैक्चरिंग. सो ये गलत हो गया. ठीक है. सो इसको हम बोल रहे हैं, इसको हम अब्रीविएशन दे देते हैं BFSI, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस. ठीक है. थर्ड, अ की कंपोनेंट, ये स्टेटमेंट ठीक है, इसमें फाइन, दिस इज एब्सोल्युटली, दिस इज फाइंडिंग ऑफ द रिपोर्ट. चौथा, इट हाईलाइट्स राइज इन वल्नरेबिलिटीज. यस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. सो करेक्ट पूछा है, आंसर बन जाएगा ओनली 3, दैट इज ऑप्शन सी. ठीक है बच्चे. सो सिर्फ दूसरी गलत थी कि रिपोर्ट का जो प्राइमरी फोकस रहा है बोल्स्टरिंग साइबर सिक्योरिटी डिफेंसेस विद इन इंडियाज BFSI, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर एंड नॉट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 12. हाँ जी. फर्स्ट, sorry, the NITI NCAER, National Council for Applied and Economic Research, states Economic Forum Portal, a collaborative effort between NITI Aayog and NCAER, primarily focuses on which aspect of Indian governance? हाँ जी. Comprehensive data analysis of environmental sustainability initiatives at the state level, social, economic and fiscal data analysis, research and expert commentary on state finances. Yes, actually this is the answer. कि स्टेट्स के सोशल, इकोनॉमिक और फिजिकल डेटा का एनालिसिस, रिसर्च एंड एक्सपर्ट कमेंट्री सभी राज्यों के स्तर पे जाकर. ठीक है. तो बी बन जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का. ठीक है. सो दिस नीति आयोग, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड एंड इकोनॉमिक रिसर्च, NCAER, दोनों का एक आप कह सकते हो साझा इनिशिएटिव है. पोर्टल जो ये बनाया है इन्होंने, डिजाइंड फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्स फॉर डेटा एंड एनालिसिस, स्पेसिफिकली किसके लिए? स्टेट फाइनेंसेस के लिए भारत में. सो कवर्स सोशल, इकोनॉमिक, फिजिकल पैरामीटर्स अलॉन्ग विद रिसर्च रिपोर्ट्स एंड एक्सपर्ट ओपिनियंस. किस चीज़ के लिए? स्टेट्स को असिस्ट करने के लिए, बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए. ठीक है. चलो 13th क्वेश्चन पे चलते हैं. According to India Bioeconomy Report, which of the following sectors does not contribute significantly to India's bioeconomy? Biofuels and bioplastics, pharmaceutical, especially vaccines. No, they do contribute. A गया बाहर, B गया बाहर.
Biotech, software and clinical trials, they also contribute, right? Excuse me. चलिए, fourth, rare earth mineral processing and extraction. This actually is the least one. So आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये डेटा दे रखा है यहाँ पे आपके सामने, इसको आप बाद में देख सकते हैं कि बायो इकोनॉमी रिपोर्ट एक एनुअल पब्लिकेशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक एंड बायरैक दैट ट्रैक्स द ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस ऑफ इंडियाज बायो इकोनॉमी। ठीक है बच्चे, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब टाइपोलॉजी चेंज हुई है थोड़ी सी, 2 स्टेटमेंट्स हैं असर्शन रीजन टाइप का। कंसिडर द फॉलोइंग regarding equalization levy in India. Statement 1. Introduced in 2016, it is a direct tax levied on specified digital services provided by non-resident entities to Indian residents or users accessing services through Indian IP addresses where the annual payment to a single provider exceeds rupees 1 lakh. Okay. ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैक्चुअली स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। आपको देखना क्या है कि दोनों करेक्ट है क्या, और क्या सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन भी है ना। चलो, सेकंड, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विसेज सब्जेक्ट टू इक्वलाइजेशन लेवी इज आल्सो चार्जेबल अंडर जीएसटी टू अवॉइड रेवेन्यू लीकेज। ओके, देखो यहाँ पे एक्चुअली ना डबल टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि इसमें आपने डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए जीएसटी एग्जेम्प्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये चार्जेबल नहीं है, तो इसको कर देंगे गलत, विच मीन्स आंसर बिकम्स ये 1 इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। ठीक है बच्चे, चलो। सो सेकंड क्यों? बिकॉज इक्वलाइजेशन लेवी इज सेपरेट टैक्स एंड इनकम सब्जेक्ट टू इट इज स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी टू प्रिवेंट एनी डबल टैक्सेशन, राइट? ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15। हाँ जी, नाउ वी आर बैक टू दिस द अदर टाइपोलॉजी, हाउ मेनी वाला। Consider the following regarding Bheem. So Bheem is a mobile wallet enabling real-time funds transfer using UPI. Okay, ये देखो अब यहाँ पे गलती हो गई कि ये मोबाइल वॉलेट एक्चुअली नहीं है ना, ये यूपीआई बेस्ड पेमेंट हम इसको बोलते हैं। ये वॉलेट ना हो के इसके लिए सही टर्मिनोलॉजी जो होगी वो होगी इंटरफेस। ठीक है, सो फर्स्ट विल बी इनकरेक्ट। सेकंड, developed by NPCI, Bheem facilitates direct bank-to-bank transfers and operates 24/7, including holidays also. Yes, that is correct. यही है इसका ease of convenience, बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। Third, Bheem supports Aadhaar-based authentication and is accessible in over 20 Indian languages. Yes, that is also correct कि इसको जो है accessible और बनाने के लिए Indian languages, vernaculars में भी उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, तो थर्ड भी करेक्ट है। फोर्थ, भीम 3.0 इंट्रोड्यूस फीचर्स लाइक स्प्लिट एक्सपेंसेस, फैमिली मोड्स, बट रिमूव द भीम वेगा फीचर फॉर मर्चेंट पेमेंट्स। एक्चुअली वेगा फीचर जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था यहाँ पे, तो ये बोलना गलत हो जाएगा। इसको यहाँ पे मैं बोल दूंगा रादर इट वाज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो कई सारे नए फीचर्स ऐड किए गए थे थर्ड वर्जन में, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट पूछा, आंसर बन जाएगा ओनली 2, दैट इज आंसर बिकम्स ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बैंकनेट पोर्टल। हाँ जी, अब 5 स्टेटमेंट्स हैं और बताइए क्या लगता है कौन सी आपको लगता है इसमें से जो है सही नहीं है, एक्चुअली इनकरेक्ट पूछा है। सो प्लीज बी वेरी क्लियर ऑन दैट। ओके, पहला, बैंकनेट इज एन ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म डेवलप्ड फॉर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एफआईएस टू ऑक्शन प्रॉपर्टीज एंड रिकवर एनपीएज। देखो ये जो है ना यहाँ पे आपका पीएसबीज, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तो पहली हो गई गलत, इनकरेक्ट पूछा है, ये हो गए एलिमिनेट। ठीक है, सेकंड, इट ऑपरेट्स अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये भी गलत है। कॉर्पोरेट अफेयर्स नहीं है, इट इज द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, सो सेकंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट, जो कि ऑप्शन में देखिए रहा है। थर्ड, पोर्टल इंटीग्रेट्स केवाईसी वेरिफिकेशन, हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये करेक्ट है। चौथा, बैंकनेट प्रोवाइड्स अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस ऑफ बैंक वेरीफाइड प्रॉपर्टीज अक्रॉस इंडिया। यस, चौथा भी करेक्ट है। अब चौथा करेक्ट होने का मतलब क्या हुआ कि आपने कर दिया इसको एलिमिनेट, यहाँ से आपके पास आ गया आंसर। ठीक है, कि पांचवा इनकरेक्ट है कि वाइल यूटिलाइज बाय ऑल पीएसबीज इट इज नॉट येट बीन adopted by IBBI, Insolvency Bankruptcy Board of India। IBBI of course NPS के बीच में इन्वॉल्व है, तो IBBI ने भी अडॉप्ट किया इसको। ठीक है, तो पांचवा भी गलत है, तो आंसर क्या बन गया हमारा? डी, 1, 2 एंड 5 आर
इनकरेक्ट। ठीक है, तो 1 2 5 जो है वो गलत ही हमने डिस्कस कर लिया। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 17। हाँ जी बच्चे, consider the following statements regarding sites C3, that is cities coalition for circularity, circular economy पे बेस्ड सवाल है। और टाइपोलॉजी दूसरा है। अब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, The C3 initiative was launched at the 12th Regional 3R and Circular Economy Forum in Asia and Pacific। ठीक बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट इज करेक्ट ओनली। ये कहाँ पे हुआ था ये, इट वॉज हेल्ड इन राजस्थान इन जयपुर। ठीक है। Second, the C3 primarily focuses on promoting sustainable agricultural practices within urban areas। और देखो यहाँ पे बात क्या है कि C3 promotes sustainable practices within cities and focuses broader than agriculture। तो सिर्फ ये बोल देना कि primarily focuses on agricultural, ये गलत हो जाएगा। Its focus is much more, I would say, broad। ठीक है, तो primarily इस पे फोकस नहीं कर रहा है कि it also it promotes but it is encompassing waste management and other urban issues as well। तो second will be incorrect, which means आंसर बन जाएगा ये हमारा ऑप्शन सी। ठीक है जी, चलिए। So C3 promotes sustainable practices, focuses broader including waste management, resource efficiency, circular economy principles across various urban sectors। चलो क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं आगे। हाँ जी, The Reserve Bank of India injected funds into the banking system using a variable repo rate auction. What is the primary objective of conducting a VRR auction? हाँ जी, A, to sterilize the impact of foreign exchange intervention, to provide long-term financing for infra, to address short-term liquidity deficit in the banking system when the banks are hesitant to borrow at the repo rate, या फिर D, to regulate the exchange rate of Indian rupee। चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। D तो नहीं है, इसलिए तो VRR नहीं कर रहा है। सी, एड्रेस शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी डेफिसिट, यस, व्हेन बैंक्स आर हेजिटेंट टू बोरो एट रेपो रेट। सी बन गया आंसर, डायरेक्टली बन गया आंसर कि आप रेपो रेट पे उधार लेने में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो उससे थोड़ा सा स्लाइटली आपको एडवांटेज दिया VRR में। ठीक है, सो VRR में आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये टूल आप पढ़ चुके ऑलरेडी, हमने वो कर रखा है कवर, तो मैं इस वक्त इसमें नहीं जा रहा। ये थोड़ा रैपिड फायर टाइप का चलने वाला है यहाँ पे, है ना, इसको एक बार देख लेना। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन 19। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग करेंसी सर्कुलेशन इन इंडिया। मनी वेलोसिटी रेफर्स टू द स्पीड एट विच द सेंट्रल बैंक प्रिंट्स मनी। ये तो बिल्कुल ही एब्सर्ड सी बात है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सो फर्स्ट जो है ये एब्सोल्युटली इट विल बी इनकरेक्ट, ये तो गलत है कि मनी वेलोसिटी हम बोलते हैं हाउ फ्रीक्वेंटली मनी इज चेंजिंग हैंड्स, राइट, सो दैट वुड बी मनी वेलोसिटी, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड, कॉइन्स कैन बी इशूड टू डिनोमिनेशन ऑफ ₹1000 एज पर द कॉइनेज एक्ट ऑफ 1906। ओके, ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज फाइन कि आप 1000 रुपए तक का कॉइन इशू कर सकते हो, वो बात अलग है कि किया नहीं है। थर्ड, इफ अ न्यू करेंसी इज बीइंग इशूड एंड आरबीआई गवर्नर हैज द अथॉरिटी टू डिसाइड इट्स डिनोमिनेशन। और देखो यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं भारतीय रिजर्व बैंक के, वो सलाह देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो निर्धारित करता है, ना कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर साहब। ठीक है, तो थर्ड गलत हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, आंसर बना ये करेक्ट पूछा है, सॉरी, ये कंसिडर द फॉलोइंग में, अच्छा करेक्ट स्टेटमेंट कर लो यार इसको, प्लीज रीड इट एज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो ओनली सेकंड इज करेक्ट, तो आंसर बन गया ऑप्शन सी, राइट। चलिए ग्रेट, सो कॉइन्स हमने देख लिया ओनली थ्रू दिस अंडर द आरबीआई एक्ट 1000 तक का, sorry, under the Coinage Act 1906 and Section 24 RBI Act 1934, central government on the recommendation of Central Board of Directors of RBI has the authority to specify the denomination of the new currency note to be issued in the country and not the Reserve Bank of India governor, कि गवर्नर साहब के पास वो अथॉरिटी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, consider the following regarding net international investment position and economic stability। हाँ जी, a positive NIIP indicates that a country's residents owe more foreign assets than foreigners own of the country's assets। Yes, that is correct कि अगर हमारा NIIP positive है, इसका मतलब ये है कि we are owning, Indians are owning more of the assets abroad and not vice versa। Second, a large NIIP always signifies a weak and unstable economy। No, not always, जरूरी नहीं है।
इस केस में हो सकता है कि आपने अच्छे एसेट्स ओन कर रखे हैं जिससे आपको रिटर्न्स आ रहे हैं, दैट डज नॉट मीन कि यू आर हैविंग अ वीक एंड अनस्टेबल इकोनॉमी। थर्ड, annual inflation rate within domestic economy has an impact over NIIP. देखो domestic inflation does not directly impact NIIP's calculation, right? So focus on external assets and liabilities जो है वो ज़्यादा रहता है हमारा net international investment position में। So ये बोलना भी गलत हो जाएगा, तो थर्ड भी गलत हो जाएगी। चौथा, a country's NIIP can be influenced by both current account balance and valuation changes in assets and liabilities. Yes, this will be fine. Fourth is correct. तो करेक्ट पूछा है, दो करेक्ट है, आंसर बनता है हमारा ऑप्शन बी। ठीक है बच्चे, चलिए ग्रेट। सो फर्स्ट वाज करेक्ट, फोर्थ वाज करेक्ट, ये इनकरेक्ट थी कि while a large negative NIIP can be a cause for concern, it does not automatically imply weak economy or instability, है ना। A country can hold a negative NIIP but still be economically strong if it attracts stable long-term investment which contributes to productivity and growth। ठीक है, कि आप अगर एफडीआई एसेट वाला लॉन्ग टर्म वाला स्टेबल वाला इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल हो तो फिर दिक्कत नहीं आने के चांसेस ही रहते हैं। ठीक है। तीसरा, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन डज नॉट डायरेक्टली इम्पैक्ट विच फोकसेस ऑन एक्सटर्नल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के एनडब्ल्यूआईपी मेजरली ज्यादा इससे कंसर्न्ड है एंड नॉट डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। हाँ जी, अब ये कमेटी बेस्ड आ गया। The Dinesh Khara Committee, constituted by the IRDAI, that is Insurance Regulatory and Development Authority of India, has put forth several recommendations to revamp the insurance sector. Which of the following is not among its key proposals? हाँ जी। The first, permitting insurers to operate in multiple insurance categories under a single composite license. देखो ये recommend करने की बात है तो for ease of operation, so first जग गया बाहर। Second, establishing a fixed uniform capital requirement for all insurers, irrespective of their business size or risk exposure. ये actually यहाँ consider करेंगे कि ये होगा आंसर, ठीक है। But फिर भी we will take a look at both C and D. Introducing captive insurance licensing, enabling business to self-insure their risk. Yes, ये बात सही है, तो ये incorrect तो नहीं हो सकता। And D, allowing insurers to distribute other financial products beyond insurance. Yes, that is also correct कि ये not में नहीं है, ये है proposals में, तो आंसर बन गया ये ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए। So the Dinesh Khara committee recommends differential capital requirements based on business risk and risk exposure and not a fixed uniform requirement for all insurers. थोड़ा सा अगर तुम इसके बारे में नहीं भी जानते थे तो अगर थोड़ा सा लॉजिकली सोचते तो भी सोच सकते थे कि ये स्टेटमेंट गलत है कि सभी बिजनेस के लिए यूनिफॉर्म कैसे हो सकता है। सबके अपने अपने रिस्क हैं, सबके अपने अपने अलग अलग डाइवर्स एरियाज हैं जिनके अपने अपने वल्नरेबिलिटीज हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ही इंश्योरेंस जो है उसके क्राइटेरियाज डिसाइड किए जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। द डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल DBIM रिसेंटली लॉन्च बाय मेटी एम्स टू एनहांस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स के कौन सा इसमें से जो है एनहांस करने का कमेटी बात करता है। पहला, प्रमोट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन डिजिटल गवर्नमेंट गवर्नेंस इनिशिएटिव्स, नॉट एक्चुअली वेरी डायरेक्टली कनेक्टेड विद DBIM, तो पहला जाएगा बाहर। सेकंड, एस्टैब्लिश अ यूनिफाइड एंड कंसिस्टेंट डिजिटल आइडेंटिटी फॉर government entities across various platforms, create a separate digital identity for each citizen to access government services, and develop a new social platform exclusively for government communication. No, this becomes the answer कि unified और consistent digital identity for government entities across various platforms, ताकि जो है governance जो है वो better हो सके और operations जो है उनको और ease up किया जा सके, transparent भी किया जा सके, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, सो DBIM क्या है? टू क्रिएट अ कंसिस्टेंट एंड स्टैंडर्डाइज्ड डिजिटल प्रेजेंस फॉर गवर्नमेंट, ensuring uniformity in design, content, communication across different platforms and services. So focus किस पे कर रहा है? स्ट्रीमलाइन करने पे सरकार की डिजिटल इंटरफेस को, and does not directly involve promoting a private sector participation. ठीक है, creating individual citizen digital identity और developing new social media platforms. तो इसलिए हमने बेस्ट पॉसिबल आंसर हमारा हमने यहाँ पे चूज किया ऑप्शन बी। ठीक है, आई होप दैट मेक्स सेंस टू ऑल ऑफ यू। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 23। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इन इंडिया, SGBs, है ना। तो हमने देखा कि सरकार ने इशू किए हैं SGBs। ओके,
First, they are issued by government entities to finance projects aligned with environmental objectives. Absolutely, this is a key characteristic, है ना, ये की कैरेक्टरिस्टिक है, तो नॉट की वजह से इसको करेंगे बाहर कि इट इज अ की कैरेक्टरिस्टिक. सेकंड, proceeds are exclusively allocated to projects that demonstrate clear environmental benefits such as renewable energy or afforestation. Yes, definitely कि जो है environmental benefits का उसमें बिल्कुल प्रावधान या मुद्दा जो है वो रहेगा, तो ये benefits हमें चाहिए रहे होंगे, तो बी भी जाएगा बाहर कि ये भी की कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पे बोला है इसने नॉट. सी, they typically offer higher yields compared to conventional bonds to attract a wide range of investor. देखो ये एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम है कि इनका yield जो है ना that is a little lower, उतने ज़्यादा इसमें इन्वेस्टर नहीं प्रेफरेंस देते हैं, तो सी बन जाएगा हमारा आंसर, नॉट अ की कैरेक्टरिस्टिक. दिस इज नॉट अ की कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है जी. So SGBs are issued by the government to fund environmentally friendly projects, है ना, blue bonds, green bonds, but they usually offer lower yields interest than conventional bonds known as greenium, as investors are willing to accept lower returns for environmental benefits. ठीक है बच्चे, चलो next question number 24. Consider the following statements regarding the concept of tax year as proposed in the income tax bill 2025. हाँ जी, अब दो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे और आपके पास ये टाइपोलॉजी आ गया वापस. दिस इज अगेन वी आर बैक टू दिस टाइपोलॉजी कि दोनों में से आपको देखना है कौन सा करेक्ट है एंड क्या सेकंड स्टेटमेंट जो है वो फर्स्ट को एक्सप्लेन भी करता है. सो प्लीज अकॉर्डिंगली मार्क योर आंसर्स. चलिए, फर्स्ट, टैक्स ईयर इज डिफाइंड एज अ 12-month पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम April 1 and concluding on March 31st, aligning with India's financial year. Absolutely right कि अलाइन कर रहा है हमारे फाइनेंशियल ईयर के साथ. सेकंड, फॉर न्यूली एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस और प्रोफेशंस द फर्स्ट टैक्स ईयर विल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन एंड एंड ऑन March 31st ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर. देखो ये वाली जो बात है ना, जो ये वाला प्रावधान यहाँ पे बोल दिया इसने टैक्स ईयर को लेके, इसमें एज सच ये वाला कोई भी पैरामीटर नहीं रखा गया है. टैक्स ईयर जो है दैट विल बी ओवरलैपिंग, या फिर आप कह लो इट विल बी अलाइंड. टैक्स ईयर जो यहाँ पे हम बोल रहे हैं, टैक्स ईयर, इसको मैं टी वाई लिख देता हूँ, टैक्स ईयर विल बी अलाइंड विद द फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, अभी असेसमेंट ईयर होता था ना, तो उसमें लोगों को भ्रम होता था, उसमें लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट होता था, तो सरकार ने क्या बोला कि भाई जिस साल का टैक्स तुम भर रहे हो उस साल को ही हम बोलेंगे टैक्स ईयर. शुरू कहाँ से होगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक. ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर के साथ ही अलाइंड हो गया. और टैक्स ईयर कौन सा वाला साल हो गया? फॉर विच पर्टिकुलर ईयर यू हैव पेड द टैक्स. ठीक है, तो आंसर बन जाएगा इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी. फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट. ऐसा कुछ नहीं है कि जहां से द फर्स्ट टैक्स ईयर विल कमेंस ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस प्रोफेशन एंड एंड ऑन 31st मार्च ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर. ठीक है बच्चे, चलिए ग्रेट, चलते हैं आगे. Question 25. Consider the following statements regarding WPI and PPI. हाँ जी. So first, WPI currently includes a comprehensive representation of both goods and services, reflecting the overall price changes in the economy. ऐसा है क्या WPI? हाँ, देखो प्रॉब्लम हो गया ना इसमें. ये when we talk of wholesale price index, हम जानते हैं कि इसके अंदर we include only and only goods. ठीक है, तो पहली ही गलत हो गई. अगर पहली ही गलत हो गई, स्ट्रेट आउट आंसर आ गया डी. 1 इज इनकरेक्ट. ठीक है बच्चे, सेकंड इज करेक्ट दैट PPI अनलाइक WPI अकाउंट्स फॉर प्राइस चेंजेस एट डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, ऑफरिंग इनसाइट्स इनटू प्रोड्यूसर साइड इन्फ्लेशन. दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. WPI सिर्फ आपको एक बार लास्ट में बल्क पे बताया जाता है. चलो, तो पहला क्या, WPI फोकसेस ओनली ऑन गुड्स एंड डज नॉट इंक्लूड सर्विसेज. ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट 26th. द स्ट्रेंथनिंग multimodal and integrated logistics ecosystem SMILE program supported by a loan from the ADB Asian Development Bank to India primarily aims to. हाँ जी, तो SMILE प्रोग्राम मेनली किस चीज के लिए एम करता है, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 26 में. यस गाइस, ओके. पहला ए,
डेवलप डीएफसी कॉरिडोर्स और डीएफसीज एक्सक्लूसिवली फॉर रेल ट्रांसपोर्ट, इनकरेक्ट, नॉट जस्ट रेल ट्रांसपोर्ट, गलत हो जाएगा। सेकंड, enhance inter-ministerial coordination, incentivize private sector participation in multimodal logistic project. Yes, this is, अभी तक तो इसमें करेक्ट है। सी, फंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू सी पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स टू बूस्ट इंटरनेशनल ट्रेड, नहीं, ऐसा कोई भी फंडा नहीं है। डी, प्रोवाइड सब्सिडीज टू लॉजिस्टिक्स कंपनीज फॉर अडॉप्टिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, नो, स्माइल में ऐसा कुछ नहीं है, तो आंसर बिकम्स ऑप्शन बी। ठीक है, दैट इज, it focuses on strengthening the institutional and policy framework for better coordination and planning in the logistics sector. ठीक है बच्चे, चलिए, great. Next, question number 27. Consider the following statements regarding the Bima Sakhi Yojana. It is an initiative of the LIC aimed at appointing over 2 lakh women insurance agents within the next 3 years. Okay. First. Second, the program seeks to empower women between ages 18 and 70 who have passed class 10. Third, selected women agents will receive specialized training and a stipend of rupees 7,000 per month for the first 3 years to promote financial literacy and institutional awareness. And fourth, in addition to the stipend, Bima Sakhis will also receive commission benefits on their salaries. So आपको बताना है how many of these are correct. हाँ जी बच्चे, चलो देखो, पहली स्टेटमेंट जो है कि LIC के द्वारा ये मुहिम और ये टारगेट रखा गया है, करेक्ट है। सेकंड, 18 से 70 साल के महिलाएं जो जिनके पास ये क्वालिफिकेशन है उनको एम्पावर करने के लिए प्रोग्राम बात कर रहा है, करेक्ट है। थर्ड, सिलेक्टेड वुमेन विल रिसीव स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग एंड स्टाइपेंड, देखो यहाँ पे स्टाइपेंड जो है 7,000 पर मंथ फॉर द फर्स्ट, नॉट फर्स्ट 3 ईयर, स्टाइपेंड जो है वो 7,000, सेकेंड ईयर 6,000, थर्ड ईयर 5,000 है, तो यूनिफॉर्म 7,000 का स्टाइपेंड जो है वो स्ट्रेट 3 साल के लिए नहीं है, जस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। तो थर्ड हो गया हमारा इनकरेक्ट। ठीक है। फोर्थ, इन एडिशन टू द स्टाइपेंड, यस, दे विल रिसीव कमीशन बेनिफिट्स ऑफ दिस ऑन देयर सैलरी, ये सही है, कमीशन का उसमें प्रावधान रखा गया है। पूछा गया था करेक्ट कितनी है, आंसर बन जाएगा ये 3, ओनली 3 आर करेक्ट। ठीक है बच्चे, चलिए, सो वाइल सिलेक्टेड वुमेन डू रिसीव स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग and a stipend to enhance their financial knowledge. The stipend amount varies over the 3-year period. 7,000 per month for the first year, 6,000 per month for the second year, 5,000 per month for the third year, and not a fixed amount of the for the entire duration. के पूरे ड्यूरेशन के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो इनको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। ठीक है, आई होप दिस अंडरस्टूड। चलिए, ग्रेट, मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 28। हाँ जी, रिगार्डिंग द MuleHunter.ai, consider the following statements, and वापस we are back with this particular typology। दो स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है क्या दोनों करेक्ट हैं एंड क्या सेकंड जो है वो फर्स्ट को एक्सप्लेन भी करता है। सो स्टेटमेंट 1, द MuleHunter AI is a rule-based system developed to identify and flag mule accounts used in financial fraud and money laundering. Okay. Second, MuleHunter AI enhances the ability of banks to detect fraud activities within their networks by tracking the flow of illicit funds into Mule accounts. हाँ जी, सो बैंकिंग रेगुलेशन से रिलेटेड ये बात है एंड और ट्रांसपेरेंसी और उसकी सेफ्टी को बढ़ाने के लिए जो है ये रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का एक इनिशिएटिव है, RBIH का। देखो अब यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं, इसमें पहला जो है कि म्यूल AI यूटिलाइजेस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स एंड नॉट अ रूल बेस्ड सिस्टम। ठीक है, AI है तो ये बोल देना कि इट्स अ रूल बेस्ड सिस्टम गलत हो जाएगा। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार। दिस बेसिकली, दिस फर्स्ट वन, रूल बेस्ड सिस्टम, ये यहाँ पे AI है एंड ये क्या करता है, देखो ये मशीन लर्निंग यूज करता है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स यूज करता है इम्प्रोवाइज करने के लिए, लर्न करने के लिए, एंड नॉट अ रूल बेस्ड सिस्टम। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट ही हो गया गलत। दूसरा जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो करेक्ट है कि enhances the ability of banks to detect fraud activities within the networks by tracking the flow of illicit funds to mule accounts। ठीक है, कि जो ऐसे अकाउंट्स हैं जो सस्पिशियस हैं उसमें फंड्स के फ्लो को ट्रैक करने में, मॉनिटर करने में हेल्प करेगा। तो आंसर क्या बन जाएगा, ये 1 इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। ठीक है बच्चे, ये नहीं, बी नहीं है, यहाँ पे आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन डी।
ठीक है, दिस इज द आंसर। चलिए ग्रेट। सो फर्स्ट वाज इनकरेक्ट कि म्यूल एआई यूटिलाइजेस मशीन learning algorithms, not rule based system to predict and flag any type of mule accounts, ठीक है, और डिटेक्ट करेगा कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, राइट। ओके, नेक्स्ट 29th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब 4 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सी करेक्ट जो है नहीं है, विच ऑफ दीज इज और इनकरेक्ट, हाँ सॉरी, हाउ मेनी। पहला, India has successfully leveraged China plus one strategy to become a major beneficiary in global trade, surpassing Vietnam, Thailand, Malaysia. Second, the re-emergence of trade conflicts such as those between US and China has led to the fragmented global supply chains, potentially offering India significant economic opportunities. Third, India's share in global trade has increased for labor-intensive sectors, enhancing its export competitiveness. And fourth, EU CBM, that is European Union's Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM, is likely to negatively impact Indian economy, especially steel sector, due to potential tariffs of 20 to 35% on exports to the European Union. और आपको बताना है कि कितने इसमें से गलत हैं। हाँ जी बच्चे, चलो देखो, पहला, इंडिया सक्सेसफुली लेवरेज चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी, बोलना गलत है। हम सक्सेसफुली उतना नहीं कर पाए, आप यही कह सकते हो, एट बेस्ट वी वर एबल टू हैव और मेक लिमिटेड गेन्स, ठीक है। इस स्ट्रैटेजी का मतलब क्या हुआ, चाइना प्लस वन के जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना में लग रखे थे, उन सभी कंपनीज को कोविड के बाद से स्पेसिफिकली ये लगा कि हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना में है, लेकिन ठीक है, इसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन रिक्वायर्ड है, कहीं और भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अदरवाइज जो है हम सिर्फ एक चाइना पे ही डिपेंडेंट है। चाइना में कल को कोई भी दिक्कत है, जैसे आपका कोरोना वायरस आया था तो चाइना बंद हुआ, तो दुनिया के सबके जो है काम धंधे ठप हो गए, तो उनको लगा वी नीड टू डाइवर्सिफाई, ठीक है, जिसमें इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी जिसको हम उतना सक्सेसफुली लेवरेज नहीं कर पाए। ऑल्दो हमने किया है, ठीक है, बट कंट्रीज जैसे वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, they did emerge as major beneficiaries, right? तो पहला, first will be incorrect. Second, re-emergence of trade conflicts such as those between US and China has led to fragmented global supply chains, potentially offering India significant opportunities. Yes, that is correct. ये सही है ना। एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कह रहा है ना कि इसीलिए जो है यूएस नहीं चाहता कि शांति बरकरार रहे भारत में या भारत के आसपास के एरियाज में, चाहे आप अपने हमारे पड़ोसी देशों को देख लो, कि इसीलिए जो है एक इंस्टेबिलिटी का माहौल जो है बनाने में जो है यूएस को इकोनॉमिकली दिखता है कि उसका बेनिफिट है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उठेगा नहीं उतना अच्छे से, निवेश नहीं आएगा, ठीक है। थर्ड, शेयर इन ग्लोबल ट्रेड हैज इंक्रीज फॉर, ये देखो यहाँ पे गलत हो गया, ये इंक्रीज नहीं हुआ है, दिस हैज रादर, आप बोलोगे कि दिस हैज डिक्रीज्ड, ये गिरा है, दिस हैज फॉलन, ठीक है। सो थर्ड विल बी मार्क्ड एज इनकरेक्ट। चौथा, EU CBAM इज लाइकली टू नेगेटिवली इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी, स्पेशली फॉर स्टील सेक्टर विच रिप्रेजेंट्स कितना पोटेंशियल टैरिफ, 20 से 25%। देखो यहाँ पे टैरिफ एस्टिमेट 20 से 35% ज़्यादा हो गया, ये बोलना इसको, ये तकरीबन जो है ना, दिस इज समवेयर बिटवीन 20 to 25%, ठीक है, बाकी अदरवाइज ठीक था, तो चौथे को कर देंगे गलत। तो सवाल ने इनकरेक्ट ही पूछे थे, 1 2 3 3 इनकरेक्ट हैं, हमारे पास आंसर क्या बनता है फिर, इस हिसाब से आंसर बनता है ये, ओनली 3 आर इनकरेक्ट, ठीक है। आंसर बिकम्स ऑप्शन सी, राइट। आई होप दिस इज अंडरस्टूड, दिस इज क्लियर, ये समझ में आ गया सब लोगों को। चलिए ग्रेट। तो क्वेश्चन नंबर 29 हमने देख लिया यहाँ पे कि पहला इनकरेक्ट था कि इंडिया हैज अचीव्ड लिमिटेड सक्सेस इन हार्नेसिंग चाइना प्लस वन या वन प्लस स्ट्रैटेजी, और कंट्रीज लाइक वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया हैव इमर्ज्ड एज मेजर बेनिफिशियरीज ड्यू टू फैक्टर्स लाइक सिंप्लीफाइड टैक्स लॉ, cheaper labors, lower tariffs and proactiveness in signing free trade agreements, right? दूसरा करेक्ट था। तीसरा गलत था कि हमारे पास शेयर इन ग्लोबल ट्रेड हैज फॉलन फॉर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स लाइक इम्पैक्टिंग इट्स एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस।
और चौथा गलत था कि हमने देख लिया पोटेंशियल टैरिफ एस्टिमेट टू बी अराउंड 25% नॉट 35%। 35% टैरिफ बहुत हाई हो जाएगा। राइट, चलिए ग्रेट। नेक्स्ट 30th पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये वापस हमारे पास टाइपोलॉजी जो है वो आ गया, स्टेटमेंट 1 एंड 2। एंड आपको बताना है क्या दोनों करेक्ट हैं एंड क्या दूसरी जो है वो पहली को एक्सप्लेन भी करती है। हाँ जी, चलिए फटाफट पढ़िए। पहला, द अन्न चक्र इज अ public distribution system supply chain optimization tool developed in collab with World Food Program, IIT Delhi, integrated with Railways Freight Operations Information System through ULIP। हाँ जी, पहला। दूसरा, स्कैन पोर्टल डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विद यूएन फूड प्रोग्राम, यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ फूड ग्रेन मूवमेंट फ्रॉम प्रोक्योरमेंट सेंटर्स टू द एफपीएस, फेयर प्राइस शॉप्स। यस गाइस, क्या लगता है क्या आंसर होगा इसका? हाँ जी, चलो देखो पहली स्टेटमेंट एक बार इसको क्लियर कर देते हैं। लेट्स जस्ट फर्स्ट क्लियर दिस। फर्स्ट स्टेटमेंट के अन्न चक्र जो है पीडीएस सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम है, टूल है, बिल्कुल डेवलप किया गया है इन सबके कोलैबोरेशन से। एब्सोल्युटली फाइन, नो इश्यूज विद दैट। तो इसको हम बोल देंगे कि ये तो है सही। ठीक है। दूसरा, स्कैन पोर्टल जो है सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, एनएफएसए, ये आपके सामने जो दिख रहा है स्कैन पोर्टल। देखो ये बिल्कुल बाकी सारी बातें ठीक है, इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम आ गया कि यहाँ पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का एज सच देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट। गेटिंग माय पॉइंट कि ये बाकी अच्छा रियल टाइम ट्रैकिंग भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। ना ही रियल टाइम ट्रैकिंग है और ना ही वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का इसके अंदर कोई हमारे पास कोई कोलैबोरेशन करवाया गया है। तो दूसरी स्टेटमेंट को बोल देंगे गलत। दिस विल बी इनकरेक्ट। ठीक है, तो आंसर क्या बना? सेकंड इनकरेक्ट है ना, तो ये बन जाएगा आंसर। ठीक है बच्चे, तो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी। राइट, चलो आई होप ये समझ में आ गया है ना। तो देखो इसके एक्सप्लेनेशन क्या है। पहला करेक्ट है कि इट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द अन्न चक्र, इट्स कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन विद एफओएस थ्रू यूएलएफ, जो हम देख के आए पहली स्टेटमेंट में। सेकंड, स्कैन पोर्टल इंडीड इट इज अ एसडब्ल्यूसी सिंगल विंडो सिस्टम फॉर subsidy claims under National Food Security Act, mainly focusing on automating claim processing and not real-time tracking of food grains. And it does not involve the UN World Food Program in its development or functioning. ठीक है, ये हमारा इंडिजिनस है, दिस इज आवर ओन, एंड किसी और की कोलैबोरेशन इंटरनेशनल लेवल पे एज सच नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हमारा बन जाएगा, हमने देख लिया ऑप्शन सी, फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट। ठीक है, चलो ग्रेट। ऑलराइट, सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन। ठीक है, और ऐसे ही सेशन जो है हम कंटिन्यू रखेंगे एंड आई होप आप लोग अपनी रिवीजन जो है वो बढ़िया से चला रहे हो। बाकी सारे कंपोनेंट्स के ऑलरेडी आपने वीडियोस देख लिए हैं एंड यू आर रिवाइजिंग एज मच एज यू कैन। ठीक है जी, ऑलराइट, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। सेशन को आपने क्या करना है, जाते जाते जस्ट अ रिमाइंडर, लाइक कर देना है एंड शेयर कर देना है। और कंटेंट कहाँ पे मिलेगा? आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, जस्ट स्कैन दिस क्यूआर कोड। ठीक है, इसको स्कैन कीजिए एंड यू विल बी एबल टू यू लैंड अप एट द टेलीग्राम चैनल। आप टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे, वहां पे आपको जो है सारा फ्री कंटेंट, ये वाले सेशंस के पीडीएफ फाइल जो है वो मिल जाएगी। ठीक है बच्चे, चलिए, सो विद दैट आई विल जस्ट रैप अप। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, आगे बढ़ते रहे, कीप हाइड्रेटेड एंड स्टे सेफ। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।